नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको आपकी कक्षा का जो अगला पाठ है जिसका नाम है संसार पुस्तक है, पाठ नंबर 2 आज पढ़ाने जा रही हूँ। और इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये जो पाठ है संसार पुस्तक है, इस पाठ को लिखने का उद्देश्य ये है कि जो हमारी संतान है या जो बच्चे होते हैं उनके प्रति प्रेम तथा जिम्मेदारी का बोध कराना, मतलब पेरेंट्स को बताना कि उनका संतान के प्रति जो प्रेम है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको अवगत कराना है, उसका बोध कराना है। उनका प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति के प्रति जो प्रेम है वो जागृत करना है और प्रकृति को समझने की जो क्षमता है उसका विकास करना है। यानी कि हम समझे कि जो प्रकृति है वो क्या है। ठीक है बेटा। अब ये जो पाठ है जिसका नाम है संसार पुस्तक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है वो रचित है। और इसमें ये जो पाठ है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक पत्र लिखे थे अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को, जिसको हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो इंदिरा प्रियदर्शनी है। ठीक है। और ये जो लेटर्स हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखे हैं, ये 30 पत्रों का संकलन है। यानी कि 30 पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंदिरा गांधी को लिखे थे जब वो देश को आज़ाद कराने के लिए जेल में गए थे। उनको जेल में डाल दिया गया था, तो वहाँ से उन्होंने इंदिरा गांधी के लिए जो है ये पत्र लिखे थे। और इन पत्रों की संख्या जो है वो 30 है। और ये जो पत्रों का जो संग्रह है जिसमें ये पत्र इनके संकलित किए गए हैं, लिखे गए हैं, उस पुस्तक का नाम है लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, इंग्लिश में लिखे गए थे। तो इसका जो इंग्लिश अनुवाद है, इंग्लिश में जो लिखा गया है उस बुक का नाम जो है क्या है, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है, इसमें जो है 30 पत्र हैं। और ये जो पत्र हैं 1928 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे थे। जब वे काफ़ी छोटी थी, लगभग 10 वर्ष की थी, तब ये पत्र लिखे गए थे। और इन पत्रों के द्वारा उन्होंने मानवीय सभ्यता तथा प्राकृतिक तथ्यों का बोध करवाया है। यानी कि इन पत्रों में मानवीय सभ्यता और प्रकृति का जो है वर्णन यहाँ पर किया गया है, ताकि हम पहचान सकें कि हमारी प्रकृति क्या है। नेहरू जी के ये पत्र जो हैं वो साहित्य की अनमोल धरोहर है। यानी कि वो इतने इम्पोर्टेंट है कि इन पत्रों को आज भी संभाल कर रखा गया है संग्रहालय में। उन्होंने इन पत्रों को अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है। और अंग्रेजी में जब लिखा था तो उसका संग्रह मैंने आपको बताया कि किस नाम से था, लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ठीक है। लेकिन जो हमारे बहुत बड़ी लेखक हुए हैं जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने इन पत्रों का अनुवाद किया था। और अनुवाद करके जो पुस्तक उन्होंने रची थी, या जिस पुस्तक में इनका संग्रह किया गया था अनुवाद करके, उस पुस्तक का नाम है पिता के पत्र पुत्री के नाम। ठीक है। तो ये जो पाठ है इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानकारी मैं आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बता दूँ कि ये कौन थे। तो ये देखिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इनको आधुनिक भारत के निर्माता और विश्व शांति के अग्रदूत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी माना जाता है या कहा जाता है। इनको शांति दूत भी कहा जाता है, विश्व शांति के जो हैं दूत कहे गए हैं और आधुनिक भारत के लिए निर्माता हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। तो 14 नवंबर को हम आप सब जानते हैं कि इनके जन्मदिन को हम चिल्ड्रंस डे या बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि जो मेरा जन्मदिन अगर आप मनाएं तो मेरे जन्मदिन को एज ए भारत के जो प्रधानमंत्री के रूप में न मनाकर उसको बाल दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो
उसके बाद इनकी शिक्षा दीक्षा हुई, विदेश में भी जाकर इन्होंने पढ़ाई की और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सन 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लेने पर इनको कारावास जाना पड़ा और आज़ादी के जो पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो आज़ाद भारत के ये सबसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में बनकर आए और बच्चों से इनका बहुत ज़्यादा लगाव था और इसीलिए इनके जन्म दिवस को जो हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी जिनके नाम जो हैं आप लोगों ने सुने भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा। इन्होंने अपने जीवन के बारे में जो है सारी बातें, किस प्रकार से इनका मतलब कहाँ इनका जन्म हुआ, किस प्रकार से इनका रहन सहन हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और क्या क्या उन्होंने जीवन में लिखा, तो उसको क्या है उन्होंने आत्मकथा या ऑटोबायोग्राफी के रूप में इसको यहाँ पर लिखा है। और दूसरी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था विश्व इतिहास की झलकियाँ या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। और जो तीसरी पुस्तक उन्होंने लिखी थी उसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। और ये काफ़ी भारत एक खोज जो है पुस्तक काफ़ी प्रसिद्ध हुई है, काफ़ी फेमस है। और सन 1955 ईस्वी में इनको भारत रत्न के से सम्मानित किया गया था और 27 मई 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ठीक है बेटा, ये तो था थोड़ी सी जानकारी जो कि आपके चैप्टर और आपके जो लेखक हैं, ये संसार पुस्तक है, इसके बारे में। अब हम जो है एक पाठ जो है पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो पाठ है इसका हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से, और साथ के साथ में जो कठिन शब्द हैं उनका भी आप लोगों को जो है मैं बता दूँगी कि क्या है इसमें। देखिए, ये एक पत्र का छोटा सा हिस्सा है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए लिखा था। तो यहाँ पर उसका थोड़ा सा अंश है पत्र का, तो वो इस प्रकार से दिखाई देता है कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया है कि जब हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो काफ़ी छोटी थी, तो उनसे वो काफ़ी प्रश्न किया करती थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से, और बहुत सी बातें जो हैं उनसे पूछा करती थी। तो यहाँ पर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू यही बातें जो हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती थी अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती थी और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ कि अब जो बातें जब तुम पूछती थी तो अब मैं कोशिश करता हूँ उनका जवाब देने का, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उसी तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और अन्य छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। यानी कि वो जो दुनिया के बारे में इंदिरा गांधी जो हैं दुनिया के बारे में पूछती होंगी या प्रकृति के बारे में पूछती होंगी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को समय नहीं लगता होगा बताने के लिए, उनका जवाब देने के लिए। तो जब अब ये जेल में थे तो उन्होंने सोचा कि जो प्रश्न वो उस समय करती थी जब वो साथ रहते थे, तो उनके प्रश्नों का जवाब मैं अब दे सकता हूँ। तो उन्होंने यही सोचा कि जो देश के बारे में या दुनिया के बारे में या देश के जो छोटे छोटे देशों के बारे में वो जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, तो वो कहते हैं कि छोटी छोटी कथाएं लिखता हूँ जिसके कारण जो है मैं तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का जो कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो कि एक बहुत बड़ा सा देश है। यहाँ पर ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू दो देशों की तुलना करते हुए बताते हैं
कि जो हिंदुस्तान है, इंग्लैंड जो है वो एक छोटा सा टापू है। ठीक है, छोटा टापू का मतलब ये होता है, टापू जिसको कहा जाता है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या है, ये एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान क्या है, एक बहुत बड़ा देश है। फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारा भारत देश है, पूरी दुनिया के मुकाबले में उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों को जो इसमें बसी हुई हैं ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। ठीक है, कि वो यहाँ उसको समझाना चाहते हैं कि अगर तुम इस पूरी दुनिया के बारे में जानना चाहती हो और जानकारी लेना चाहती हो, तो ये कहती हैं कि तुम्हें सब देशों का के साथ साथ वो पूरे देशों की में जो जिस प्रकार की जातियाँ बसी हुई हैं, जितनी भी जातियाँ बसी हुई हैं, उन सब का ख्याल रखना होगा, लेकिन एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। यानी कि जिसमें तुम पैदा हुई है सिर्फ एक भारत देश ही नहीं जिसके बारे में तुम्हें उसका ख्याल रखना है, बल्कि तुम्हारे आसपास या पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं उन सब का ध्यान तुमको रखना होगा। फिर वो कहते हैं आगे कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत सी बातें ही बतला सकता हूँ। छोटे छोटे खेत जो शब्द है यहाँ पर नहीं, खेत नहीं, खत हैं। ठीक है, खत का मतलब होता है पत्र। कि मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत छोटी सी बातें ही बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन छोटी सी बातों को तुम शौक़ से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद मतलब रहते हैं, हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं पत्र तो लिख रहा हूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डिटेल उसमें नहीं लिख सकता, इसलिए मैं तुम्हें छोटे छोटे खत लिख रहा हूँ और इन छोटे छोटे खतों को तुम जो हो बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ोगी और इनको समझोगी कि इसमें जो मतलब दुनिया जो है वो एक है, यानी कि पूरा संसार ही एक है। अलग देशों के अलग अलग नाम हैं, लेकिन वो पूरी पृथ्वी एक ही है, पूरी दुनिया एक ही है। और जो दूसरे लोग यानी कि दूसरे लोग जो इसमें बसे हुए हैं, सिर्फ भारतवासी ही नहीं, जो भारत से बाहर जितने भी देशों में जो लोग बसे हुए हैं, आबाद हैं, रहते हैं, वो क्या हैं, वे सब हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमी का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। यानी कि अभी तुम छोटी हो तो मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें यहाँ पर बताता हूँ, जानकारी तुम्हें देता हूँ, लेकिन जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम क्या करोगी, उन मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ोगी। उसमें तुम जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ पर अब हमारी जो पृथ्वी है उसका वर्णन करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। ठीक है, आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी। ठीक है, वो यहाँ पर पृथ्वी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहुत लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी हमारी ये धरती है और बहुत दिनों तक इसमें कोई भी आदमी नहीं था। सिर्फ आदमी नहीं, यहाँ पर जानवर भी नहीं थे, बल्कि एक समय ऐसा था जिसमें यहाँ पर कोई भी जानदार मतलब जिसमें जान हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। आज जब यह धरती हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है। यानी कि आज हम अगर ये सोच कर देखें कि पृथ्वी का एक समय ऐसा भी था जब यहाँ पर ना तो कोई जानवर था, ना कोई प्राणी था, ना कोई पेड़ पौधे थे। ठीक है, तो कहते हैं कि पृथ्वी पहले ऐसी भी रही है। जब यहाँ कुछ ना था
लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को पर खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। जानदार चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि वो ऐसी चीज़ें जिसमें जान हो तो उसको बोलते हैं जानदार। तो कहते हैं कि जो हमारे विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इस पर खूब रिसर्च करी है, खूब पढ़ा है, खूब सोचा है और फिर बाद में फ़ैसला दिया कि एक समय ऐसा था जब पृथ्वी हमारी बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं थी, यानी कि सजीव चीज़ नहीं थी। अगर हम अपनी किताबें और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय ज़रूर रहा होगा। ठीक है, आगे वो ये कहते हैं कि तुम इतिहास की किताबों में पढ़ी हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था। ठीक है, कि तुमने तो इतिहास की किताबों में पढ़ा हुआ कि पुराने ज़माने में आदमी पैदा नहीं हुए थे, तो किताबें कौन लिखता। ठीक है, तो इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता। तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हों। यह तो नहीं हो सकता कि हम घर बैठे बैठे एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात है, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उनकी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। ठीक है बेटा, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इस तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि दुनिया हमारी कितनी पुरानी है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। कि हमें ये नहीं है कि किसी ने पुस्तक लिख दी तो हमको सिर्फ उसको ही पढ़ना है, बल्कि कि हमें क्या करना है कि हमको इनकी संसार रूपी पुस्तक को पढ़ना चाहिए। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर हम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। वो कहते हैं कि मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। जिस तरह कोई जबान यानी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, ठीक उसी प्रकार से तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी और पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। यानी कि पूरी पृथ्वी को पढ़ने के लिए, पूरी पृथ्वी को जानने के लिए हमें उसकी छोटी से छोटी बातों को पढ़ना चाहिए। और यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है नेहरू जी ने कि जिस तरह से तुम्हें कोई भी भाषा सीखनी है, कोई ज़बान सीखनी है, जैसे उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी, कुछ भी आपको सीखना है तो सबसे पहले उसके छोटे छोटे अक्षरों को सीखना होता है, तभी हम उसकी भाषा का गहन अध्ययन कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि इसी प्रकार से हमें जो है पृथ्वी की जानकारी लेने के लिए हमको उसके पहले छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब आगे वो ये कहते हैं, शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो, कि तुम यानी कि पृथ्वी को थोड़ा बहुत तो जानती हो। जब तुम कोई ऐसा छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ बतलाता नहीं। ऐसी गोल चीज़ यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गए। यानी कि अगर आप छोटे से पत्थर को उठाकर देखती हो, काफ़ी चमकीला है, तो ये सोचती हो कि ये पहाड़ का एक टुकड़ा है तो टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए,
ऊबड़ खाबड़ होना चाहिए, लेकिन ये गोल कैसे हुआ, चिकना कैसे हुआ, चमकीला कैसे हो गया। और उसके जो खुरदरे किनारे या कोने जो होते हैं, पत्थरों को अगर तोड़ते हैं, टूटते हैं, तो उसके किनारे जो हैं वो खुरदरे होते हैं, तीखे होते हैं। तो उसके जो कोने जो हैं वो कहाँ गए, ये पत्थर गोल कैसे हो गया। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चिकना, चमकीला और गोल हो गया। अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने, तो उसी के मुंह में उसकी कहानी सुन सकती हो। यानी कि तुम एक चीज़ को पकड़ कर बैठ जाओ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहती हो, तो उसको ध्यान से देखो, उसको महसूस करो, तो उसकी कहानी जो है वो तुम्हारे मन में अपने आप आ जाएगी कि ये चीज़ कैसे प्रकट हुई, किस तरह इसका विकास हुआ या निर्माण हुआ। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजर गए हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। यानी कि अगर पत्थर की बात की जाए तो तुम उससे काफ़ी देर तक उसको लेकर बैठे रहो और सोचो उसके बारे में, तो गहन अध्ययन करो, विचार करो, तो ये टुकड़ा अपने आप बोल कर कहेगा कि हाँ, मैं भी कभी एक इस चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने भी थे, जिसे बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गए। यानी कि चट्टान पर पड़ा हुआ छोटा सा चट्टान का जो टुकड़ा है वो पानी के बहाव से धीरे धीरे नीचे घाटी तक आया, और वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने धकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा, और इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। यानी कि पेंदे का मतलब होता है तली में, ठीक है, कि पानी के बहाव से वो छोटी नदी में गया, छोटे दरिया में गया, और छोटे दरिया से बड़े दरिया या बड़ी दरिया में। जैसे जैसे वो लुढ़कता रहा, तो उसके पानी के बहाव से या उसकी जब पृथ्वी पर जब वो लुढ़क कर जा रहा था, तो उसके जो हैं किनारे जो हैं वो घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। ठीक है, तो कहते हैं कि वो चिकना और चमकदार हो गया, और इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। यानी कि उसने अपनी कहानी अपने आप लोगों को बता दी। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अब दरिया उसे आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पत्थर ने अपनी कहानी कह दी कि वो किस प्रकार से इतना नुकीला था, खुरदुरा था, किस प्रकार से इतना चमकीला, गोल और चिकना हो गया। तो आगे वो कहते हैं कि दरिया उसे आगे ले जाता और वह छोटे छोटे अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। जर्रा का मतलब होता है उसके छोटे सा खंड या टुकड़ा, यानी कि धीरे धीरे वो जो है एक पत्थर से रेत बन गया था। समुद्र के किनारे उसे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनाते। बालू का मतलब होता है रेत। ठीक है, अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनुवाद अंग्रेजी से अनुवाद प्रेमचंद। ठीक है, तो ये पत्र जो है उसका छोटा सा हिस्सा यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। अब इसको आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए।